नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी की बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी के द्वारा जो बिहार के छात्रों के लिए और बिहार के साथ साथ देश भर के छात्रों के लिए बम्पर बहाली निकाली गई है। 11,098 पदों पर बहाली निकाली गई है और ये जबरदस्त बहाली निकाली गई है बिहार एसएससी के द्वारा। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, फॉर्म भरने का फीस क्या लगेगा और इसके लिए कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए, इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फॉर्म भरने के बाद जो आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी इस वीडियो में। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहार एसएससी के द्वारा नई भर्ती निकाली गई है 2023 में। बिहार एसएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 19 तारीख को, 19/9/23 को एक नोटिफिकेशन आता है दोस्तों। और इस नोटिफिकेशन के द्वारा बिहार के छात्रों में एक नई लहर दौड़ पड़ती है, एक उम्मीद की किरण जाग पड़ती है। नौकरी प्राप्त करने की, सरकारी नौकरी प्राप्त करने की जो उम्मीद की किरण जगती है बिहार एसएससी के उस नोटिफिकेशन के द्वारा। और उस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास बातें हैं, सभी बातों को हम बिंदुवार इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी के द्वारा 19 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उस नोटिफिकेशन में यह बताया जाता है कि कुल मिलाकर 11,098 पदों पर बहाली निकाली जाने वाली है। 11,098 पदों पर बहाली निकाली गई है और इसके लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है दोस्तों, आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 27/9/2023। मतलब 27 सितंबर से आवेदन भरना शुरू हो जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है, इसकी अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 रखी गई है। मतलब दोनों के बीच का जो टाइम है वो लगभग 1.5 महीने का है। 1.5 महीने का समय आपको मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए, जो है 27/9/2023 से लेकर 11 नवंबर 2023 तक। इस बीच में आपको 1.5 महीने में फॉर्म फिलअप कर लेना है। बहुत ही लंबा टाइम है ये, 45 दिनों का लगभग टाइम मिला है आपको फॉर्म भरने के लिए। और इसके लिए योग्यता मांगी गई है इंटरमीडिएट। योग्यता की बात करें तो योग्यता इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष है। योग्यता क्या है? इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष। समकक्ष का मतलब होता है आपने कोई ऐसी डिग्री धारण की है या फिर आपके पास कोई ऐसी डिग्री है जो कि इंटरमीडिएट के बराबर की योग्यता उस डिग्री की मानी जाती है, तो ऐसे डिग्री को समकक्ष डिग्री कहा जाता है। और आपको यहाँ पे किसी किसी पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग भी खोजा जा रहा है। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग करना जानते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो आपके लिए बहुत सारे पद हैं। अगर आप टाइपिंग नहीं भी जानते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। बिना टाइपिंग वालों के लिए भी, मतलब जिनके पास टाइपिंग की जानकारी नहीं है, उनके लिए भी बहुत ही बड़ी संख्या में रिक्तियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, योग्यता की बात हमने कर ली, टोटल पोस्ट की बात भी हमने कर ली है। टोटल पोस्ट है 11,098, योग्यता है इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष और किसी किसी पोस्ट में टाइपिंग खोजा जा रहा है। इसके पहले मैंने आपको बताया आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 27/9/2023 और आवेदन की अंतिम तिथि है 11/11/2023। आवेदन की अंतिम तिथि है 11/11/2023। दोस्तों, अब बात करेंगे उम्र सीमा की। तो उम्र सीमा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उम्र सीमा है 18 वर्ष, जो कि न्यूनतम उम्र सीमा है। न्यूनतम उम्र सीमा आपको 18 वर्ष देखने को मिल रही है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि बात करें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, तो वह है 37 वर्ष। मतलब जनरल कैटेगरी के जो भी पुरुष हैं उसकी अधिकतम उम्र सीमा होनी चाहिए 37 वर्ष। और बात करें फिर दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट है 40 वर्ष उसके लिए है जो अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं और इसके साथ साथ वो ओबीसी कैंडिडेट हैं। मतलब ओबीसी कैंडिडेट और इसके साथ साथ वो अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी महिला उम्मीदवार हैं अनारक्षित वर्ग के, तो उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है। जबकि SC ST की बात करें तो SC ST की मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पर 42 वर्ष रखी गई है SC ST के मेल और फीमेल के लिए, और 40 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल के लिए और ओबीसी के लिए। ओबीसी में मेल और फीमेल यहाँ पर दोनों आते हैं।
और 37 वर्ष जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के मेल के लिए रखा गया है। दोस्तों इस उम्र सीमा का जो आधार है वह 1 अगस्त 2023 को माना गया है। 1 अगस्त 2023 के आधार पर आपके द्वारा यह क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। 1 अगस्त 2023 को आपको न्यूनतम 18 वर्ष की आयु को पूरा कर लेना है और आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है, तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं और आने वाले समय में आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे परीक्षा शुल्क अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रकार से रखा गया है। सभी कैटेगरी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 540 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए 540 रुपए रखा गया है। जबकि वुमेन की बात करें, महिला और SC ST, महिला किसी भी वर्ग की हो सकती है, ओबीसी की भी हो सकती है और जनरल की भी हो सकती है। महिला, SC ST और दिव्यांग कैटेगरी के लिए 135 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। और उसके बाद अन्य राज्यों के जो उम्मीदवार हैं वो मेल हो या फीमेल हो, उसको भी 540 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब दूसरे राज्य के जो कैंडिडेट हैं उसको 540 रुपए देना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी के मेल और ओबीसी कैटेगरी के मेल के लिए 540 रुपए, जबकि SC ST, दिव्यांग और महिला कैटेगरी के लिए, ये महिलाएं सभी वर्ग की महिलाएं हैं, इनके लिए मात्र 135 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। और इस शुल्क का भुगतान जो है, इस शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। और यह शुल्क आपको 9/11/2023 तक में जमा कर देना है। 9/11/2023 तक में आपको यह शुल्क जमा कर देना है। जबकि अंतिम तिथि क्या है? 11 नवंबर 2023 है। और आपको परीक्षा शुल्क जो जमा करना है वो 9 नवंबर 2023 तक में जमा कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमने परीक्षा शुल्क को जान लिया है। अब पोस्ट के नाम जान लेते हैं। बहुत सारे जो पोस्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुल मिलाकर 22 पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उन 22 पोस्टों को अगर वर्गीकृत किया जाए तो यहाँ पे मैंने इसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे निम्न वर्गीय लिपिक की। तो निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 3927 पद हैं। निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 3927 पद हैं। और इसके लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग आपको आनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आपको आनी चाहिए। फिर बात करेंगे सहायक अनुदेशक के पद की। तो सहायक अनुदेशक के पद की संख्या है 7 और इसके लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। दोस्तों फिर बात करेंगे राजस्व कर्मचारी की और पंचायत सचिव की। इसके लिए यहाँ पर टाइपिंग नहीं खोजा जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे टाइपिंग नहीं जानते हैं, जिसको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी नहीं है, वह इस कैटेगरी को आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। राजस्व कर्मचारी के लिए है 3559 पद, जबकि पंचायत सचिव के लिए 3532 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यह जो मैंने 3 पद आपको बताया, निम्न वर्गीय लिपिक, राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, इन 3 पदों पर बहुत बड़ी संख्या में रिक्तियां देखने को मिल रही है। और इस पदों को लेकर के यह कैटेगरी में बहुत सारा फॉर्म गिरने वाला है। मतलब बहुत सारा फॉर्म जो भरा जाएगा उसमें बहुत सारे छात्र इन कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। टंकन सह लिपिक के लिए आपको 4 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जबकि फाइलेरिया निरीक्षक के लिए आपको 69 पद देखने को मिल रहे हैं। और सभी पद को जोड़ दिया जाए तो 11,098 पद आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इन सभी 11,098 पदों को मैंने अलग अलग तरीके से क्रमवार कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया था। सभी को मैंने आपको बता दिया है। और आपको किस फील्ड में जाना है, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आप जानते हैं या फिर आप नहीं जानते हैं, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी को चूज कर लीजिएगा। अगर आप जानते हैं तो आपका कैटेगरी दूसरे छात्रों से भिन्न हो सकता है, जो टाइपिंग नहीं जानते हैं उनसे भिन्न हो सकता है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि पोस्ट के क्या क्या नाम थे और उन पोस्टों में कितनी रिक्तियां यहाँ पर थी। उसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है परीक्षा की प्रकृति। परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। परीक्षा की प्रकृति ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। मतलब एक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 उत्तर दिए रहेंगे और इन चारों उत्तर में से एक उत्तर सही रहेगा और 3 उत्तर गलत रहेगा। उसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर पे टिक लगाना है। और यह परीक्षा जो होगा यह ऑफलाइन मोड में होगा। यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगा और यहाँ पे आपको OMR सीट पे यह एग्जाम लिया जाने वाला है। उसमें से आपको 4 यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ रहेगा, उसमें से आप ABCD देख लीजिएगा। जो आपके हिसाब से सही होगा वहां पे टिक कर लेना है। मान लीजिए A सही है तो A को ऐसे कलर कर देना है। इस तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा और समय मिलेंगे आपको 2 घंटे 15 मिनट।
2 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलने वाला है और आपके जो कुल प्रश्न होंगे वह प्रश्न होंगे 150। मतलब कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सारे प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और आपको समय मिलने वाला है 2 घंटे 15 मिनट। कुल अंक की बात करें तो कुल अंक आपको 600 देखने को मिलेगा। एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए आपको -1 अंक दिए जाएंगे। मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है और यहाँ पे 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आप गलत उत्तर देते हैं। अगर आप उत्तर नहीं देते हैं, किसी सवाल का उत्तर आप नहीं जानते हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, तो आपका वहां पे नंबर ना दिया जाएगा ना ही आपका नंबर काटा जाएगा। लेकिन आप वहां पे टिक करते हैं और वो आपका उत्तर गलत हो जाता है तो आपको -1 अंक मिल जाएगा। मतलब 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा क्योंकि इस परीक्षा में आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यह जो मैं बात कर रहा हूं यह बात कर रहा हूं पीटी की, मतलब यह प्रारंभिक परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं। प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद आपका मेंस के लिए सिलेक्शन किया जाएगा और यहाँ पर मैंने इसी बात को लिखा हुआ है कि मेंस के लिए जो आपका चयन होगा वह आपका मतलब जितना पद है उसके 5 गुना कैंडिडेट को मेंस के लिए चुना जाएगा। और अगर 11,098 को आप 5 से गुना करते हैं तो 55,490 होता है। मतलब 55,490 कैंडिडेट को मेंस के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। मतलब 11,098 का 5 गुना 55,490 छात्रों को मेंस के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। और यही जो 55,490 छात्र हैं लगभग 55,490 छात्र को ही मेंस का एग्जाम देने की अनुमति मिलेगी। और इसके सिलेबस की बात कर लें दोस्तों, इसका सिलेबस आपको सामान्य अध्ययन देखने को मिलने वाला है, सामान्य अध्ययन। और इसके लिए आपको 50 प्रश्न के उत्तर देने होंगे और एक प्रश्न का अगर 4 नंबर जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 200 नंबर यहाँ होते हैं। फिर सामान्य विज्ञान और गणित से आपको प्रश्न 25 और 25 देखने को मिलेंगे और इनका भी 4 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पे 200 होता है। और मानसिक क्षमता जांच मतलब कि रीजनिंग से भी आपको 50 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और इन 50 प्रश्नों का कुल मिलाकर 200 अंक होने वाला है। सभी अंक को आप जोड़ दीजिए तो 600 अंक का एग्जाम आपसे लिया जाने वाला है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि 600 अंक का आपका एग्जाम होने वाला है और यह 600 अंक का एग्जाम जो होगा हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। मतलब 150 प्रश्न है और 150 प्रश्न में से हर प्रश्न का 4 अंक अगर मिलता है सही जवाब के लिए तो कुल मिलाकर 600 अंक आपको मिलने वाला है। जिसमें कि मैंने आपको बताया सिलेबस क्या रहने वाला है, सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, सामान्य विज्ञान से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और गणित से, और उसके साथ साथ आपको मानसिक क्षमता जांच मतलब कि रीजनिंग से भी प्रश्न देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन और रीजनिंग से ही आपको 100 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। सामान्य अध्ययन से 50 और रीजनिंग से 50, सामान्य अध्ययन से 50 और रीजनिंग से 50, कुल मिलाकर 100 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। 100 प्रश्न का मतलब है कि 400 नंबर आपका यहीं पे बन रहा है। दोस्तों यहीं से आपको 400 अंक देखने को मिल रहा है। तो आपको सामान्य अध्ययन और रीजनिंग की तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है और इसमें अपने आप को बहुत ही काबिल बना लेना है। फिर सामान्य विज्ञान की बात करें और गणित की तो इससे 25 और 25 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर 50 प्रश्न इससे भी देखने को मिलने वाले हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगले वीडियो में हम इस जो बिहार एसएससी का एग्जाम है इसके लिए एक ऐसा कंप्लीट वीडियो लाएंगे जिसमें कि सिलेबस की संपूर्ण जानकारी होगी और यह वीडियो 1-2 दिनों में आप लोगों के बीच लाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने इसका संक्षिप्त परिचय जान लिया है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब आपको कितने नंबर कम से कम लाने हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। तो यहाँ पर यह भी मैंने लिखा हुआ है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 40% से कम अंक लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, मतलब आपको मेंस के लिए नहीं चुना जाएगा। आपको कम से कम 40% मार्क्स प्राप्त करने हैं और अगर 600 का 40% निकाला जाए तो 240 होता है। मतलब आपको 240 नंबर कम से कम लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। फिर बीसी की बात करें तो बीसी कैटेगरी के लिए 36.5% अंक लाना अनिवार्य है और 600 का 36.5% अंक होता है 219। मतलब बीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं उसको 219 अंक लाना अनिवार्य है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी कैंडिडेट को 34% मार्क्स लाना अनिवार्य है
और यह 34% होता है 204, मतलब ईबीसी कैटेगरी को 204 अंक लाना कंपलसरी है। फिर SC/ST की बात करें तो SC/ST की कैटेगरी के छात्रों के लिए चाहिए 32% अंक, और यह 32% होता है 600 का 192 अंक लाना अनिवार्य है। फिर वुमेन की बात करें तो यहाँ पे जो वुमेन की बात हो रही है ये सभी कैटेगरी के वुमेन की बात हो रही है। जनरल, BC, EBC, ST/ST सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है अगर वो मेंस में क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको 192 अंक लाना होगा। और दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग जो है वह भी 32% अंक लाएंगे, उसका भी 192 होता है। यह केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों, ऐसा आप यह नहीं समझिए कि आपने 192 अंक ला लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए, ऐसी बात नहीं है। यह एक आधार है, मतलब इससे कम अगर आप लाते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन आप इतना अंक लाते हैं तो आप जो है मेंस के लिए बने रहते हैं। और मेंस का जो रैंक होगा वो 55,490 तक ही होगा। कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया जाएगा विभाग के द्वारा। 55,490 छात्रों को ही लिया जाने वाला है, और इसमें कुल मिला के फॉर्म जो आने वाला है वो लगभग, ऐसा मेरा मानना है कि 15 से 20 लाख फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा। 15 से 20 लाख फॉर्म आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बिहार के छात्र तो इसका लंबे समय से इंतजार कर ही रहे थे। बिहार के लगभग बच्चे जो कि इंटरमीडिएट पास हैं और 18 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं वह तो इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। और यहाँ पे आप उम्र देख पा रहे हैं, उम्र यहाँ पे 37 साल है, और अधिकतम किसी किसी कैटेगरी में तो 42 वर्ष देखने को मिल रहा है। तो इतने उम्र दराज छात्र भी यहाँ पर इस फॉर्म को भरने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितनी बड़ी मात्रा में इस फॉर्म को भरने वाले उम्मीदवार देखने को मिलने वाले हैं। जबकि हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और भी जो अलग अलग जो हिंदी भाषी राज्य हैं यहाँ से भी विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। हिंदी भाषी के साथ साथ अलग अलग राज्यों के भी छात्र यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं जो कि इस फॉर्म को भरेंगे, और पूरे भारत से यह आवेदन मांगा गया है। तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस आवेदन को भरने वाले छात्रों की मौजूदगी होने वाली है। तो आपका यहाँ पे कंपटीशन जो है वो बहुत टफ ही देखने को मिलेगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है कंप्लीट तरीके से तैयारी कीजिए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आज से और अभी से ही अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कीजिए, और जो जो आपकी जरूरतें हैं, जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक्स चाहिए, उन सभी बुक्स को आप अपने पास रखिए और अभी से ही रिविजन करना चालू कर दीजिए, अध्ययन करना चालू कर दीजिए। अगर आपने पहले से ही पढ़ाई कर रखी है तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर रहता है तो आप उस पर अभी से ही फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही अधिक होने वाला है। बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ आपको कैंडिडेट्स देखने को मिलने वाले हैं, तो कंपटीशन यहाँ पे बहुत ही टफ देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जबरदस्त तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से ही दोस्तों। और मुख्य परीक्षा की बात कर लें तो पीटी के बाद जो 55,490 छात्रों का सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब ये छात्र मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और मेंस में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तो मेंस में पेपर 1 रहेगा और पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 में जो कि हिंदी का पेपर रहने वाला है, इसके लिए आपको 100 प्रश्न का उत्तर देना होगा जो कि हिंदी का होगा, और इसके लिए आपको 400 अंक मिलेंगे। ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब केवल इसमें आपको पास होना जरूरी है। असली जो आपका मेरिट बनेगा वह बनेगा पेपर 2 से। पेपर 2 में आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेगा। 150 प्रश्न का कुल मिलाकर 600 अंक होता है, और इन 600 अंक में से आप जितना प्राप्त करेंगे उस हिसाब से आपका रैंक बनेगा, और रैंक जो बनेगा वो 11,098 पदों के लिए बनेगा। तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में बिहार एसएससी नई भर्ती 2023 की कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी, सिलेबस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी, एज के बारे में बता दिया, और चयन प्रक्रिया के बारे में बता दिया। उसके साथ साथ परीक्षा की जो प्रकृति होती है वह भी मैंने आपको बता दिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी मैंने आपको बता दिया। लगभग जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से पूछिए, हमारी ओर से जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।